नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर बड़ी कवरेज जारी है। आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ। सोने चांदी में गिरावट बढ़ गई है और एमसीएक्स पर सोना 48,600 रुपए के नीचे आ गया है। चांदी 71,000 तक फिसल गई है और गोल्ड में करीब 200 रुपए और चांदी में करीब 300 रुपए तक की कमजोरी आ गई है। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के और साथ ही सुनंद सुब्रमण्यम है चॉइस ब्रोकिंग के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, गोल्ड से शुरुआत करते हैं। 49 के ऊपर गोल्ड का मार्केट टिक नहीं पाया। अब इस गिरावट को क्या एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए या आपको लगता है कि थोड़ी गिरावट और बाकी है गोल्ड में? शुक्रिया मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थोड़ी सी गिरावट आई है ये खरीदारी का मौका है। ओवरऑल जो गोल्ड का ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक इंटरनेशनल बाजार में कीमतें $1870 को होल्ड कर रही हैं तब तक यहाँ पर ट्रेंड जो है वो बाई ऑन डिप्स का ही रहेगा और आने वाले हफ्तों में वापस से हम एक बार $1900 के ऊपर निकलता हुआ देखने को हमें जो प्राइसेस हैं वो मिल सकती हैं। जो ये आज और कल में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, इसका जो प्राइमरी कारण है वो बेसिकली डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी रिकवरी और जो ट्रेजरी यूएस ट्रेजरी में थोड़ी सी जो एक रिबाउंड देखने को मिला है उसके चलते यहाँ पर गोल्ड में एक मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिली है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये जो गिरावट है एक खरीदारी का मौका है और जहाँ तक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात है तो मुझे लगता है कि 48,500 एक अच्छा लेवल है जहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को बनाया जा सकता है। 48,350 के लिए आज के लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 48,850 48,900 तक के टारगेट्स गोल्ड में यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। आपका व्यू सुनंद, सिल्वर के ऊपर क्या होगा, चांदी के ऊपर क्या होगा, चांदी में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर चांदी की करें तो चांदी में एक थोड़ा सा एक साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड मूवमेंट दिखाई दे रहा है कि मेजरली ये आना हुआ देखने को मिला था कि बेस मेटल मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, खासकर चाइनीज मार्केट से, बिकॉज एक्सट्रीमली हाई प्राइसेस की वजह से चाइना थोड़ा सा उनके प्राइस करेक्शन में फोकस कर रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स और सिल्वर में दोनों में काफ़ी थोड़ा सा प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी मैं एक्सपेक्ट करना चाहूँगा। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 71,200 के लेवल्स पे आसपास आप सेलिंग करके चल सकते हो सेल ऑन राइज पे, और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो 71,600 के आसपास रखते हो, टारगेट आप 70,500 रख सकते हो। तो मेरा ये आज की शाम की ट्रेडिंग और कल के ट्रेडिंग के सेशन तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 70,500 तक नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर। हिमांशु जी, अगर मैं आपसे क्रूड पर पूछूं, क्योंकि क्रूड का मार्केट देखिए बहुत ऊपर नहीं जा पा रहा है, एशियाई देशों में जो कोरोना का कंसर्न है उससे जो डिमांड में कमी की बात हो रही है, इसने मार्केट के सेंटीमेंट को दबा कर रखा हुआ है, कमजोर किया हुआ है। तो क्या कच्चा तेल अभी दबाव में ही रहेगा, बिकवाली का ही ट्रेड लेना चाहिए? क्या सुझाव आपका? मृत्युंजय, देखिए बिल्कुल पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हालांकि बाजार जो है वो एक रेंज में दायरे में फंसा हुआ है, लेकिन जहां तक बाजार को शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक जो ट्रिगर जो सपोर्ट कर रहा है वो ये है कि जो ईरान की तरफ से बाजार सप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगे, इमीडिएटली वहां पर जो सैंक्शंस है वो लिफ्ट होते हुए ना देखने को मिले। वो एक फैक्टर है जो यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस को फिलहाल सपोर्ट कर रहा है। और पिछले 2 दिनों की इस कंसोलिडेशन से पहले जो रिकवरी आई है और जहां पर करंट इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं लगभग $66 पर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी कोई बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं है। लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि यहाँ पर जब तक कीमतें $65 के नीचे नहीं चलती, यहाँ पर सेल करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और इनफैक्ट 66.5 या $67 के ऊपर अगर कीमतें किसी भी ट्रिगर से बंद होती हैं तो मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली फर्दर यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकती है। हैविंग सेड दैट, स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 4,750 4,740 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जहां पर अगर कोई कीमतें आज के सेशन में गिरावट मिले तो वहां पर खरीदारी करके चलें। 4680 रुपए या 4700 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 4820 4830 तक के टारगेट यहां पर ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है लोकेश का। पूछिए लोकेश जी। आप सुन पा रहे हैं लोकेश? जी सुन पा रहा हूँ सर। आप क्रूड का आउटलुक जानना था 2 दिन के लिए। पूछिए पूछिए।
2 दिन के लिए क्रूड का आउटलुक जानना अच्छा, था सर। इनफैक्ट अब अभी हम क्रूड की बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन सुनंद जी आप बताएं अगले 2 दिनों के लिए क्या आउटलुक है क्रूड का? देखिए, अगर बात अगर क्रूड की करें तो क्रूड में भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट में थोड़ा सा और करेक्शन में एक्सपेक्ट करना चाहता हूं मार्केट में। हालांकि देखा जाएगा तो इन्वेंट्री के डेटा अमेरिकन स्टॉक प्राइस और यूएस क्रूड इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने को मिला जो मार्केट में सपोर्ट कर सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है थोड़ा सा एक सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए। 4820 के आसपास एक सेल ऑन राइज पे वहां पे आप सेल कर सकते हो। 48880 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके 4700 के आसपास डाउन साइड पे टारगेट रख सकते हो। हालांकि मैं एक्सट्रीमली बेरिश नहीं हूँ जैसे हिमांशु जी ने अभी कहा था, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि नियर टर्म जैसे 2 दिन के लिए कहा तो 4700 का टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है बलवीर का। पूछिए बलवीर जी। सर मैंने जिंक सेल कर रखा है 235 पे, तो क्या करूं? अच्छा, जिंक आपने बेचा है 235 के भाव पर, बताइए क्या करना चाहिए हिमांशु जी? 237 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इस पोजीशन में बने रहिए। मेटल्स में काफी समय के बाद एक सस्टेन्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। जिस तरह से चाइना की तरफ से थोड़े कॉशियस स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक बार वापस से लोअर लेवल्स देखने को मिले जिंक में। 237 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस यहाँ पर रिकमेंडेड रहेगा और आप इस पोजीशन को फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी जिंक पर है कि जिंक में अभी आपको करना क्या चाहिए। जिंक के अलावा सुनंद जी मेटल में कॉपर, लेड, निकल, इन कमोडिटीज पर आपका क्या व्यू है? देखिए, अगर बात अगर बेस मेटल्स में करें तो निकल कमोडिटी में एक अच्छा काउंटर है जहां पे थोड़ा सा एक बिकवाली का सिचुएशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हालांकि देखा जाएगा तो चाइनीज मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी देखना था, आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ऊपर के लेवल्स पे आप सेलिंग करके चल सकते हो। 1272 के लेवल्स पे आप सेलिंग करके नीचे आप टारगेट 1260 तक आप रख सकते हो। स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो 1278 के आसपास आप रख सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है, जिससे मैंने सिल्वर में बेरिश व्यू दिखा था वहां से भी निकल में भी मैं बेरिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल है निशांत का। पूछिए निशांत जी। नमस्कार नितिन जी। नमस्कार, पूछिए। हेलो जी सुन रहा हूँ सर, पूछें। हाँ सर, मेरा सवाल बेस मेटल के लिए है। मैंने 5 लॉट कॉपर की लॉन्ग कर रखी है 755 रुपए में जून कॉन्ट्रैक्ट, और कॉपर जिंक जो है वो 232 पे मैंने लॉन्ग कर रखी है। तो मुझे क्या करना चाहिए आगे? बताइए हिमांशु जी, क्या करना चाहिए इनको कॉपर और जिंक में अभी? देखिए, इन्होंने कॉपर में शायद लॉन्ग पोजीशन बनाई है जैसा मैंने सुना। हालांकि लोअर लेवल से लगभग 732-35 के लेवल को टेस्ट करने के बाद कॉपर में एक रिकवरी देखने को मिली है और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बेसिकली इसके लिए एक पॉजिटिव जो न्यूज़ फ्लो आया तो चिले में बेसिकली जो एक लेबर्स की तरफ से जो स्ट्राइक है और जो माइन की तरफ से सप्लाई डिस्ट्रप्शन की बात है, वो यहाँ पर ऑलरेडी जो एक टाइट सप्लाई वाला बाजार है उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो की तरह निकल कर आया और हमने कीमतों में सपोर्ट आते हुए देखी। फिलहाल यहाँ पर एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ी सी करेक्शन मैं कहूँगा कि देखने को मिली है, तो कोई फिलहाल शॉर्ट टर्म में आज और कल के लिहाज से कोई बहुत क्लियर कट ट्रेंड अभी फिलहाल कॉपर में नहीं बन रहा। लेकिन क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर 742 रुपए का मैं एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा आपको। जब तक 742 रुपए के ऊपर प्राइसेस बने हुए हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको 755-758 तक की एक रिकवरी देखने को मिले। तो फिलहाल यहाँ पर 742 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह रहेगी। साथ ही साथ जिंक में मुझे लगता है कि यहाँ पर 232 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, और अगर आपको 236-237 रुपए का भाव देखने को मिलता है तो वहां पर अपना आप मुनाफा बांध सकते हैं। ठीक है, सत्यव्रत हैं, अगला सवाल सत्यव्रत का है। पूछिए सत्यव्रत जी। हाँ सर, ये गोल्ड में, हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी पूछें। गोल्ड में फिजिकल गोल्ड लेने फायदा है या एनसीडीएक्स पे लेने फायदा है या गोल्ड बॉन्ड लेने फायदा है? अरे बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। हिमांशु जी बताइए सर,
गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि फिजिकल में गोल्ड खरीद लें जाकर मार्केट में, या वायदा बाजार में ले लें, या गोल्ड का बॉन्ड खरीद लें, तीनों विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प इनके लिए गोल्ड में पैसा लगाने का क्या होगा? देखिए मृत्युंजय जी, मैं कहूँगा कि अगर उन सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पर एक बड़ी तेजी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है, यहाँ जहाँ लगता है कि एकदम बड़ा मूव 1000-2000 पॉइंट का 1-2 महीने में देखने को मिल सकता है, उस कंडीशन में वायदा बाजार में खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको लीवरेज पोजीशन में ज़्यादा गेंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लंबी अवधि के नज़रिए से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा विकल्प है, जो कि आपको काफ़ी तरह की फैसिलिटीज़ देता है। आप कम से कम डिनोमिनेशन में 1 ग्राम में भी गोल्ड खरीद सकते हैं, रेगुलर मंथ बेसिस पर आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं डीमेट फॉर्म में, और सबसे बड़ी बात आपकी जो होल्डिंग है उस पर आपको 2.5% के हिसाब से उस पर ब्याज भी मिलता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड सोवरिन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पर पहली प्रेफरेंस रहेगी। के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो अभी ओपन है, इस हफ्ते भी ओपन है, अगले हफ्ते भी ओपन है, तो आपके लिए एक अच्छा मौका होगा लंबे समय के लिए गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाने का। अगला सवाल है सूर्य गुप्ता का, पूछिए गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए। गुड इवनिंग सर। जी पूछें। सर ये 75,000 की चांदी में लेवल कब तक देखने को मिलेंगे? मुझसे पहले ये बोला गया था कि 15 से 20 दिनों में 75,000 के लेवल चांदी में देखने के लिए मिलेंगे। ये तो 71,000 का लेवल आ चुका है सर। बताइए सुनंद जी, 75,000 का लेवल चांदी में कब तक दिख जाएगा? देखिए, अगर चांदी की बात करें तो चांदी का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, लेकिन अभी जो नियर सिचुएशन में एशियन मार्केट्स में जो इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ा सा स्लगिश हो गया है, जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा वे हो रहा है मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म बेसिस तो मुझे तो 1 लाख तो भी दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से मार्केट में बुलिश रह सकता है इनकेस अगर ग्लोबल मार्केट्स में पूरा अच्छा वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो गया तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे चांदी में थोड़ा सा नियर फ्यूचर के लिए बिकवाली की सलाह रहेगी, ताकि अवॉइड करने के लिए कोई मेजर अपसाइड मूवमेंट के लिए तो 71,200 पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 71,600 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके 70,500 तक आप टारगेट रख सकते हो। तो नियर टर्म के लिए मैं डाउन साइड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अपसाइड में थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है उदय का, पूछिए उदय जी। हेलो। अच्छा रमेश जी पूछें। हाँ जी, नमस्कार सर जी। मैंने गोल्ड फ्यूचर में जून का लॉट मैंने 48,810 में 2 लॉट बाय किया हुआ है। अभी मुझे क्या करना चाहिए? मेरा भाव आवे जब निकल जाना चाहिए या आगे के लिए खड़ा रहना चाहिए? 48,810 में आपने बाय किया है, बताइए हिमांशु जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए फिलहाल तो इनको बने रहने की सलाह है। 48,470 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड करें। 48,900 का एक मृत्युंजय जी फिलहाल के लिए आज और कल के लिए एक रेजिस्टेंस मैं देखता हूं। अगर कीमतें उसके ऊपर निकलती हैं और वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर मिलती है हमको कल के सेशन में, फ्राइडे को स्पेशली, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको बने रहना चाहिए। आने वाले हफ्तों में ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका, सुनंद जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे कमोडिटी की क्लास में आज ऑप्शन इन गुड्स की। तो जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम ऑप्शन इन गुड्स में बात करने वाले हैं कि कैसे किसान ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर ना सिर्फ अपनी उपज के लिए एक निश्चित भाव पक्का कर सकते हैं, बल्कि यदि भाव उस निश्चित सीमा से ऊपर चला जाए तो खुले बाजार में अपनी उपज बेचकर बढ़ी कीमत का फायदा भी उठा सकते हैं। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एग्री मार्केटिंग को और ज्यादा व्यापक बनाने और खास तौर पर उसमें असली उत्पाद को
यानी किसानों को शामिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एग्री सेक्टर से जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स खासकर किसानों को कमोडिटी मार्केट को समझने और इसका इस्तेमाल करने के लिए लगातार नए नए प्रोग्राम के जरिए शिक्षित भी कर रहे हैं। साथ ही एग्री मार्केट में मौजूद जोखिम को वायदा बाजार के जरिए कम करने के लिए एक्सचेंज की तरफ से जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। और ऐसे दौर में किसानों के लिए एनसीडीएक्स की कोशिश सही मायने में सराहनीय है। जहां एक ओर केंद्र सरकार किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओज के जरिए पूरे कृषि परिदृश्य को बदलने की कोशिश कर रही है, वहीं एग्री कमोडिटी एक्सचेंज ने पिछले 4-5 सालों में लगातार इन संगठनों को वायदा प्लेटफॉर्म से जोड़कर उन्हें हेजिंग और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का फायदा मुहैया करा रही है, जो अब तक सिर्फ ट्रेडर्स और बड़े व्यापारियों को ही सुलभ था। ऐसे प्रमाण मौजूद है जो बताते हैं कि दर्जनों एफपीओज ने वायदा बाजार का इस्तेमाल करके अपना रियलाइजेशन यानी उपज के लिए मिलने वाली कीमत पहले के मुकाबले 30% तक बढ़ाने में भी सफलता पाई है। फिलहाल एनसीडीएक्स के साथ देश के लगभग 325 एफपीओज काम कर रहे हैं, जिसमें करीब 9 लाख किसानों को फायदा हो रहा है। अब तक 138 एफपीओज ने 18 कमोडिटी में कुल 60,000 टन का कारोबार किया है। इसी सिलसिले में पिछले साल एक महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब सेबी की मंजूरी के बाद एनसीडीएक्स ने ऑप्शंस इन गुड्स की शुरुआत की। ऑप्शंस में एक छोटी सी कीमत देकर किसान पुट ऑप्शंस खरीदते हैं, जिसे प्रीमियम कहते हैं। यही कीमत किसान का अधिकतम मूल्य जोखिम होता है, क्योंकि कभी भी यदि किसान अपने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहे तो वो प्रीमियम को छोड़कर अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। यानी किसान के दोनों हाथों में लड्डू है। यदि उसने किसी उपज को 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचने का पुट ऑप्शन खरीदा है तो 5,000 का भाव तो उसको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट के समय खुले बाजार में उसी उपज की कीमत 6,000 रुपए प्रति क्विंटल हो जाए तो किसान आराम से प्रीमियम की छोटी रकम छोड़कर अपनी उपज जहां चाहे वहां बेच सकता है। हाजिर बाजार के बेहतर प्राइसिंग का फायदा लेने के लिए किसान की होल्डिंग क्षमता भी ऑप्शंस के जरिए बढ़ जाएगी और रिस्क भी बेहद कम होगा। एनसीडीएक्स की पहल के बाद देश के कई एफपीओज ने इसके फायदे को देखते हुए पुट ऑप्शंस में काफी दिलचस्पी दिखाई है और इस खरीफ सीजन में उम्मीद है कि किसानों की भागीदारी एफपीओज के जरिए वायदा बाजार में और भी ज्यादा होगी। खासकर वायदा बाजार में मौजूद ऑप्शंस के टूल्स के जरिए अपने जोखिम को ज्यादा से ज्यादा कम कर सकेंगे। हेजिंग के लिए फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशन की लागत ज्यादा होती है, वहीं पुट ऑप्शंस खरीदने में सिर्फ प्रीमियम का खर्च आता है और असीमित मुनाफे का विकल्प भी मिलता है। साथ ही पुट ऑप्शंस या कॉल ऑप्शंस खरीदने के लिए कोई मार्जिन नहीं देना पड़ता है। सिर्फ छोटे से प्रीमियम का भुगतान कर पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठाया जा सकता है। ऑप्शंस के खरीदार को किसी तरह का मार्क टू मार्केट का भी भुगतान नहीं करना पड़ता। पुट ऑप्शन से किसानों को बुआई से पहले प्रीमियम के आधार पर सही फसल चुनने और सेल प्राइस फिक्स करने का बेहतरीन मौका मिल जाता है, ताकि किसान खेती को मुनाफे की खेती बना सके और उनकी दिलचस्पी खेती में बनी रहे। यानी कह सकते हैं कि देश में खेती किसानी को नया आयाम देने के लिए ऑप्शंस इन गुड्स शानदार पहल है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि ऑप्शन इन गुड्स कितना ज़्यादा फायदेमंद है और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अंकित चांगिया, डायरेक्टर हैं श्री बालाजी मल्टी कमोडिटीज़ के। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने हालांकि रिपोर्ट के जरिए बहुत हद तक ये बताने की कोशिश की कि ऑप्शन इन गुड्स क्यों ज़रूरी है, लेकिन मैं आपके जरिए ये जानना चाहता हूं सर कि प्राइस रिस्क मैनेजमेंट में ऑप्शन इन गुड्स कितना बेहतर टूल है, इसको जरा डिटेल में आसान भाषा में सर अगर आप समझाएं हमारे दर्शकों को तो। नमस्कार सर, जैसे आपने बोला कि ऑप्शंस है, जैसे कि हम जानते हैं जो ऑप्शंस प्राइस रिस्क को मैनेज करते हैं, उसी तरह अगर हम ऑप्शंस की बात करें जो कमोडिटीज के अंदर हम यूज करते हैं, एग्री कमोडिटीज में ज्यादातर, वहां पे हम प्राइस मूवमेंट को के रिस्क को मैनेज कर सकते हैं।
साथ ही साथ उसका हम डिलीवरी भी हाथों हाथ दे सकते हैं। पहले जो ऑप्शंस होते थे वो होते थे फ्यूचर प्राइसेस के ऊपर, जहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो फ्यूचर में कन्वर्ट होता था। बट अभी जब रेगुलेटर और एनसीडीएक्स ने मिलकर एक नया सुझाव लेके आए हैं जो कि पूरे मार्केट ने अच्छे से अपनाया है और मार्केट इसका अच्छे से यूज भी कर पा रहा है। यहाँ पर ऑप्शंस पे ट्रेड करने पर फाइनली अगर आप इन दी मनी है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फेवर में है, तो आप सीधा डिलीवरी दे सकते हैं अपने गुड्स का। इस हिसाब से फार्मर्स को बहुत फायदा होता है इस टूल से, जहां पे वो अपना प्राइस का रिस्क तो मैनेज करते ही करते हैं, साथ ही साथ अपनी डिलीवरी भी अंत में वो दे सकते हैं। ओके, तो ये आपने बताया कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट इसके जरिए होगा, लेकिन एक सवाल अंकित जी मेरा आपसे ये होगा कि चूंकि किसानों को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है, तो आप जरा हमारे किसान भाइयों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको जरा आप बताएं कि किसान भाई इस प्लेटफॉर्म का, इस टूल का कैसे फायदा उठा सकते हैं ऑप्शन इन गुड्स का। देखिए सर, क्या है कि जो ऑप्शंस इन गुड्स हैं ये एग्री कमोडिटीज के अंदर एक नई चीज आई गई है, जो मतलब अभी एक साल से ही लास्ट ईयर ही सेबी ने अप्रूवल दिया है। जो हमारे किसान भाई हैं जो अपना जो प्रोड्यूस जब खेती कर रहे होते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि उनको कौन सा कमोडिटी लगाना है। उनके पास कई सारे कमोडिटीज होते हैं कि वो ये भी लगा सकते हैं और वाई भी लगा सकते हैं, बट उसके अंदर अगर वो ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस देखें तो वो समझ सकते हैं, उसको अपनी कॉस्ट में गिन सकते हैं। जैसे वो सीड को सबको अपनी कॉस्टिंग में गिनते हैं, वैसे ही ऑप्शन के प्रीमियम को कॉस्ट में गिनकर किसान भाई ये जान सकते हैं कि हमें आने वाले समय में कम से कम इतना मूल्य तो हमारी प्रोड्यूस का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, चाहे वो चना है, सरसों है, चाहे वो कुछ भी लगा रहे हैं, उसका कम से कम इतना भाव तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर उस दिन उस प्रीमियम को पे करने के बाद भी अगर वो पैरिटी में है, वो फायदे में है, तो वो उससे अपना एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर कमोडिटी लगानी चाहिए या ये पर्टिकुलर कमोडिटी हमें नहीं लगानी चाहिए। ठीक बात है, ये आपने बहुत डिटेल में बताया कि किसानों को इससे क्या फायदा हो सकता है। तो किसानों के लिए आपने बहुत सही बताया कि किसानों को इसके जरिए ये अंदाजा हो जाएगा कि आगे जो खेती वो कर रहे हैं उसका प्राइस क्या रहने वाला है, और उसको ध्यान में रखकर वो अपनी खेती की नई प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म किसानों के लिए तैयार किया गया है। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे और होगा, थोड़ा टेक्निकल मुद्दा है, किसानों के लिए पुट ऑप्शन कितना कारगर साबित हो सकता है? सर देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑप्शंस के अंदर एक पुट होता है, एक कॉल होता है। पुट से हमारी मंदी जो है वो सिक्योर होती है। यहाँ पर जो किसान भाई है बेसिकली वो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास कमोडिटी हमेशा उनके पास रहता है, या वो उसको स्टॉक करना चाहते हैं अच्छे भावों के लिए आगे आने वाले समय में। फार्मर्स के पास, किसान भाइयों के पास ये ऑप्शन है कि वो अपना प्रोड्यूस को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना जाएं और वो सीधा का सीधा अपना पुट बाइंग कर ले। पुट बाइंग करने से क्या होगा कि आने वाले समय में जो भाव का उन्होंने, जिस स्ट्राइक प्राइस का पुट उन्होंने बाय किया है, वो भाव तो उनको मिनिमम मिलने ही मिलने वाला है। उसके भाव हुआ, उस भाव के अंदर वो चाहे तो बाजार में उस भाव पे वो माल को बेच भी सकते हैं। ओके, तो ये आपने फायदे बताए कि पुट ऑप्शन के क्या फायदे हैं और अलग अलग बातें यहाँ पर की गई हैं। और अब मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ अंकित जी, चूंकि आप कमोडिटी मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, एग्री मार्केट को खास करके, आप जरा बताएं, इस तरह की बहुत पहल की गई है किसानों के लिए एक्सचेंज की तरफ से, तो आप खेती किसानी को बढ़ावा देने में एग्री कमोडिटी एक्सचेंज का कितना बड़ा रोल देख रहे हैं अभी इस वक्त, और आगे इसमें कितनी संभावनाएं और आपको दिख रही हैं? सर, एग्री कमोडिटी जो व्यापार है ये भारत की छोटी छोटी मंडियों से पूरे भारत में किया जाता है। जैसे कि हम बात करें अगर चना है तो गंगानगर, बीकानेर, कोटा, इंदौर, अकोला ऐसी जगहों पे होता है, जबकि इसका यूज पूरे भारत में किया जाता है, पूरे भारत में इसका डिमांड रहता है। तो जो एग्री कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं वो हमें एक प्राइस देते हैं जो बताते हैं कि मंडियों के अंदर आज के दिन क्या भाव चल रहे हैं, जो फेयर भाव हमें पता चलते हैं कि ये आज उनके फेयर भाव हैं। इसके अलावा जो एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है, जैसे कि अगर भारत में बात करें तो एनसीडीएक्स एक प्रमुख एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है भारत का, तो वो नए नए टेक्नोलॉजीज लेके आता है, नए नए कानून नियम लेके आता है, जिससे कमोडिटी मार्केट जो है, एग्री कमोडिटी मार्केट है, वो स्ट्रेंथन हो। यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए, यहाँ पर फार्मर्स आए, जहाँ पे फार्मर्स बिना अतिरिक्त किसी
खर्चे के या बिना किसी परेशानी के इजी और इजी तरीके से फ्रेंडली बिहेवियर में अपने सामान को सीधा एक्सचेंज के माध्यम से डिलीवर कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है भारत के अंदर इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है पूरे एग्री ट्रेड को स्ट्रेंथन करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। ओके, बहुत शुक्रिया अंकित जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और कमोडिटी की क्लास में बताने के लिए कि ऑप्शन इन गुड्स कितना अच्छा टूल है फार्मर्स के लिए और इसका कितना बेहतर इस्तेमाल हो सकता है।